नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें सिंक्रोनस मशीन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो इसमें पिच फैक्टर आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो पिच फैक्टर या फिर कॉइल स्पान फैक्टर, इसे इंग्लिश में ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हिंदी बल्कि इसका कठिन है, तो इंग्लिश में आप जानेंगे तो ठीक रहेगा। तो पिच फैक्टर क्या होता है, देखिए पिच फैक्टर का मतलब क्या है। जैसे हम फुल पिच वाइंडिंग करते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग और फुल पिच वाइंडिंग से रिलेटेड एक फैक्टर निकल करके आता है, जिसे हम पिच फैक्टर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अगर इसका आप फार्मूला देखेंगे, केवल फार्मूला आपको जानना है बस, PITCS। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, इस पिच फैक्टर को डेरिवेट करके हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसको डेरिवेट करके निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमें डेरिवेशन सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, तो पिच फैक्टर या कॉइल स्पान फैक्टर बराबर आपका क्या होता है, EMF विथ शॉर्ट पिच कॉइल, EMF विथ शॉर्ट पिच कॉइल बटे EMF विथ फुल पिच कॉइल। इसका मान जो है लेस देन 1 होता है। क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इसी फार्मूले को तोड़ मरोड़ के कई तरीके से लिखा जाता है। इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताने के बाद जो है मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल भी क्या करूँगा बताऊँगा। ठीक है, तो पिच फैक्टर बराबर EMF विथ शॉर्ट पिच कॉइल बटे EMF विथ फुल पिच कॉइल। समझ में? फुल पिच कॉइल में जो दोनों साइड में EMF है उसकी बात कर रहा है, उसका ये नीचे देखिए, नीचे क्या होता है, अरिथमेटिक सम होता है, ऊपर क्या होता है, वेक्टर सम होता है। अभी उससे रिलेटेड एक फार्मूला मैं आपको वही बता रहा हूँ, जबकि वही उसी के बराबर है एकदम। ठीक है, तो इसे KP से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो KP बराबर आपका क्या होगा, KP बराबर, या फिर देखिए KP बराबर एक फार्मूला तो आपका ये हो गया। अब एक दूसरा फार्मूला है जो एकदम सेम है। तो अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर और फेजर सम ऑफ EMF, फेजर सम ऑफ EMF पर क्वाइल बटे अरिथमेटिक सम ऑफ EMF पर क्वाइल। समझ में आया? लेकिन नीचे कौन सी क्वाइल होगी, फुल पिच क्वाइल होगी, और ऊपर कौन सी क्वाइल होगी, शॉर्ट पिच क्वाइल होगी। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, शॉर्ट पिच क्वाइल है, और ये हमारा क्या है, फुल पिच क्वाइल है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कोष्ठक में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किस में, कोष्ठक में यही लिख देंगे वेक्टर सम, या फिर ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ वेक्टर सम, और इसी को क्या बोलते हैं, फेजर सम। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप क्या लिख देंगे, अरिथमेटिक सम। ठीक है, तो अब आपको ये वाला फार्मूला जानने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी में सब हो गया। तो यहाँ पर जो EMF का क्या होगा, वेक्टर सम होगा, और यहाँ पर EMF का क्या होगा, अरिथमेटिक सम होगा, अंकगणितीय योग। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, वेक्टर सम या फिर फेजर सम। वेक्टर सम को ही फेजर सम के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। इसका मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा।
देखिए केपी का मान जो है, केपी का मान लेस देन 1 होता है इस फैक्टर के लिए, लेकिन केपी का मान जो है 1 के बराबर होता है किसके लिए? फुल पिच कॉइल के लिए। फुल पिच कॉइल के लिए, अभी फुल पिच कॉइल इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, फुल पिच कॉइल, ठीक है। फुल पिच कॉइल के लिए तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और केपी का मान 1 से क्या होता है आपका? कम होता है, यहाँ पर कम होगा, 1 से कम होगा किसके लिए? शॉर्ट पिच कॉइल के लिए। शॉर्ट पिच कॉइल के लिए, और इसका जो फैक्टर निकल कर आता है वो भी लेस देन 1 ही होता है। समझ में आया? इसका जो फैक्टर हमारा निकल करके आता है वो भी लेस देन क्या होता है? 1 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको क्या कर देंगे? मिटा देंगे, ठीक है। तो ईएमएफ का वेक्टर सम बटे ईएमएफ का अरिथमेटिक सम, लेकिन ऊपर क्या होगा? शॉर्ट पिच कॉइल और नीचे क्या होगी? फुल पिच कॉइल। इतना आपको क्या करना है? याद रखना है। ये जिस तरीके से आपको लिखाया गया है इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही क्या किया जाता है? पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए केपी का जो मान निकल करके आता है कैलकुलेशन करने के बाद, हम यहाँ पर थ्योरेटिकल मतलब क्या कहते हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, और डेरिवेशन आपके सिलेबस में दिया भी नहीं है। तो केपी बराबर होता है आपका कास एल्फा बाई 2, ठीक है। एल्फा क्या है हमारा? एल्फा स्लॉट एंगल है, स्लॉट एंगल। समझ में आया? एल्फा हमारा क्या है? स्लॉट एंगल। तो केपी का मान कास एल्फा बाई 2 निकल करके आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? एल्फा क्या है? एक तो स्लॉट एंगल हो गया, एल्फा को और कई नामों से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो एक तो एल्फा बराबर होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन कॉइल, कॉइल शॉर्ट पिच बटे नंबर ऑफ स्लॉट्स इन कॉइल फुल पिच, फुल पिच इंटू 180, ये एल्फा बराबर होता है। अब एल्फा बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए शॉर्ट पिच कॉइल में आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है, और उसके बाद जो है फुल पिच कॉइल में नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका कितना है, ठीक है। तो इससे आप एल्फा का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। 180 का यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। समझ में आया? 180 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब फुल पिच का इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होता है? 180 होता है। हालांकि उतना डीप आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर बेसिस कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, ठीक है। एल्फा बराबर होता है आपका कॉइल शॉर्ट पिच, कॉइल शॉर्ट पिच बटे कॉइल फुल पिच। बटे पोल पिच भी लिख सकते हैं, पोल पिच इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और करके एक तो एल्फा का ये फार्मूला हो गया, और एल्फा बराबर जो है कॉइल शॉर्ट पिच बटे आपका क्या हो गया? पोल पिच हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एल्फा हो गया, ये चीज़ आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉइल शॉर्ट पिच बटे क्या हो गया? पोल पिच हो गया। अब ये क्वेश्चन का ये जो फार्मूला है ये कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है? देखिए एक होता है पोल पिच
पोल पिच बराबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स बटे नंबर ऑफ पोल, ठीक है, बटे नंबर ऑफ क्या होगा, पोल। अब एक फार्मूला और होता है शॉर्ट पिच बराबर आपका क्या होगा, पोल पिच माइनस कॉइल पिच, पोल पिच माइनस कॉइल पिच, ठीक है। तो ये भी आपका जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा तो उसमें ये चीज़ आपको बताया जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में ऐसा ही दे देता है कि कहेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। किसी में दे देगा कॉइल पिच बराबर पोल पिच, शॉर्ट पिच बराबर पोल पिच, समझ में आया। किसी में यहाँ पे प्लस लगा देगा, किसी में यहाँ पे भाग दे देगा, और किसी में ये वाला ऑप्शन दे देगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो याद रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट पिच बराबर पोल पिच माइनस कॉइल पिच। अब कॉइल पिच क्या होता है इसके बारे में भी हमने आपको क्या किया है, बताया है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, शॉर्ट पिच बराबर पोल पिच। अब ये फार्मूला जो है अलग अलग जगहों पर इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, सभी लोग कर लिए होंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको पढ़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है इसे केडी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसे केडी से क्या करते हैं, केडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसे केडी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो केडी बराबर क्या होता है आपका, देखिए ये कंसंट्रेटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से रिलेटेड है, समझ में आया। तो ईएमएफ का वेक्टर सम इन कंसंट्रेटेड बाइंडिंग बटे ईएमएफ का वेक्टर सम, नहीं, ईएमएफ का वेक्टर सम इन डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और बटे ईएमएफ का वेक्टर सम इन कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। तो केडी बराबर आपका होता है वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ, वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, इन डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बटे अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ इन कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, समझ में आया। अब इसका भी मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसका मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है, समझ में आया। उसमें पिच फैक्टर में भी ये फैक्टर जो होता है पिच फैक्टर, उसका भी मान लेस देन क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, हो सकता है कि मैं ग्रेटर देन सिंबल बना दिया हूँ, तो देख लीजिएगा एक बार। तो उसमें क्या होगा, लेस देन कुछ इस तरीके का होगा। तो वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इन डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बटे अरिथमेटिक सम, अंकगणितीय योग, समझ में आया। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ऊपर वेक्टर सम या फेजर सम और नीचे क्या होगा, अरिथमेटिक सम। वहाँ पर शॉर्ट पिच बटे फुल पिच था और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग बटे कंसंट्रेटेड बाइंडिंग था, समझ में आया।
तो यहाँ से इन दोनों से एक फैक्टर निकल के आता है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर होता है के डी बराबर आपका होता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, के डी बराबर साइन यम बीटा बाई 2 बटे यम साइन बीटा बाई 2। समझ में आया? ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब इसमें सारे टर्म को मैं डिफाइन करूँगा कि कौन चीज़ क्या है। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। इसका मान लेस देन क्या होता है, 1 होता है। देखिए कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए के डी बराबर 1 होता है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के लिए, और वैसे इसका मान क्या होता है, लेस देन 1 होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग की बात करेगा तो लेस देन 1, या इस फैक्टर की बात करेगा तो लेस देन 1, और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की बात करेगा तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। समझ में आया? तब इसमें हम यम के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। कि बीटा बराबर क्या है आपका, बीटा बराबर होता है 180 बटे स्लॉट्स पर पोल पर फेज, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। मतलब क्या है कि जब बीटा का मान अगर आप निकालेंगे तो उसमें स्लॉट्स दिया होगा, पोल दिया होगा, 3 फेज दिया होगा, 2 फेज, सिंगल फेज दिया होगा, तो इस हिसाब से इसका मान क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका मान, बीटा का मान। ये कैसे निकलता है, जब आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको क्या करेंगे, बताएंगे। बाकी इस तरीके से आपको क्या करना है, इसे याद करना है। ठीक है, और आपका यहाँ पे यम क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स
पर पोल पर फेज, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर m बराबर आपका क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। हो गया, इसमें कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने फैक्टर को आपको समझा दिया, इसमें साइन m, अब ये कहाँ से आया ये चीज़ आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, ये कहाँ से आया है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग और कंसंट्रेटेड बाइंडिंग से क्या है, रिलेटेड है। समझ में आया। इसका एक ग्राफ, इसका एक फिगर बनेगा, फिगर के अनुसार जो है कैलकुलेशन होगा, उसका डेरिवेशन होगा, तब जा कर के ये निकल कर के आता है। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है जिसे आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कभी भी नहीं जानने की ज़रूरत है, समझ लीजिए। समझ में आया। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तो उससे आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, उस डेरिवेशन से आपका कोई रिलेशन नहीं है, और आपके सिलेबस में भी डेरिवेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पर यम देखिए, बीटा मैंने आपको बता दिया, बीटा 180 बटे आपका स्लॉट्स पर पोल पर फेज है। अब कैसे निकलेगा, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। यम क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक निकल करके आता है वाइंडिंग फैक्टर। तो वाइंडिंग फैक्टर बराबर होता है KW। वाइंडिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। KW क्या है, वाइंडिंग फैक्टर। अब ध्यान से देखिए, KW बराबर होता है KP इंटू KD। समझ में आया। ये हमारा क्या हो गया, वाइंडिंग फैक्टर हो गया। KP इंटू क्या होगा, KD। KD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। KP क्या है, पिच फैक्टर है। KW क्या है, वाइंडिंग फैक्टर है। समझ में आया। तो ये चीज़, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको पढ़ाया जाएगा EMF इक्वेशन, जनरेशन ऑफ 3 फेज EMF, और EMF इक्वेशन को क्या किया जाएगा, डेरिवेट कराया जाएगा, ठीक है। उसमें भी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जो मेन पॉइंट है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आपको अच्छे तरीके से क्या करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।